अच्छा, तो अभी हम ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम थायराइड सिंटिग्राफी करेंगे, ठीक है, जिसको हम थायराइड स्कैन भी कह सकते हैं, थायराइड न्यूक्लियर मेडिसिन का स्कैन कह सकते हैं। अब बेसिकली हमारे पास क्या है कि इसमें हमने किन किन चीज़ों को डिस्कस करना है। ये एक स्पेसिफाइड प्रोटोकॉल होगा। आप ये कहते हैं कि अगर थायराइड की ये डिजीज़ है, ठीक है, जिसमें आपके पास थायराइड के नोड्यूल्स वगैरह हो सकते हैं, मेलिग्नेंट हो सकते हैं, बिनाइन हो सकते हैं, गॉइटर वगैरह हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के इंडिकेशंस हो सकती हैं। हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है, हाइपो हो सकता है। तो अब उसके लिए हमने किस तरह का टेस्ट करना है, कौन सा रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज़ करना है, ठीक है, उसके बाद हमने किस तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, पेशेंट की पोजिशनिंग क्या होगी, पेशेंट की आप ये कह लें कि प्रिपरेशन क्या होगी, उसके बाद आफ्टर केयर में क्या चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, और अगर हम इमेजेस देखें तो उसमें हमें क्या नज़र आता है। तो ये हम सारा जो है वो इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो थोड़ा सा ओवरलुक कर लें आप थायराइड की एनाटमी को। थायराइड कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी किस तरह की एनाटमी होती है। डेफिनेटली जब आपने एक चीज़ की पैथोलॉजी देखनी है, ठीक है, उसके आपने डिजीज़ को डिस्क्राइब करना है या उसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो आपको उसकी नॉर्मल एनाटमी पता होनी चाहिए। तभी आप देख सकते हैं कि इसमें ये चीज़ जो है वो अब नॉर्मल है एनाटोमिकली। फिर हम उसको फिजिकली देखते हैं कि इसके फंक्शन में क्या डिफरेंस आ रहा है, तो उसके लिए हमें उसका जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए किसी भी टेस्ट को करने से पहले हमें उस ऑर्गन की, उस एरिया की, उस सिस्टम की नॉर्मल एनाटमी और फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम कहते हैं कि ये लोकेटेड होता है कहाँ पे, लोअर पार्ट ऑफ द नेक। लोकेशन इसकी लोअर पार्ट ऑफ द नेक पे होगी। उसके बाद एक्सटेंड अगर हम देखें तो सुपीरियरली और इन्फीरियरली ये कहाँ पे होता है। जैसे हम एनाटमी में, इसके एनाटमी में हम रिलेशंस पढ़ते होते हैं कि एक चीज़ ये प्रेजेंट है, इसके पीछे क्या है, आगे क्या है, लेटरल साइड पे क्या है, राइट साइड पे क्या है, लेफ्ट साइड पे क्या है, ठीक है, सुपीरियर साइड पे अगर हम देखें तो वहाँ पे ये कहाँ तक है, उसके बाद इन्फीरियर साइड पे। तो इस तरह से हम रिलेशन पढ़ते होते हैं। अब अगर हम सुपीरियर साइड पे देखें तो इसमें थायराइड कार्टिलेज होता है, ठीक है। इन्फीरियर साइड पे ये अगर हम देखें तो ये कहाँ पे है, जस्ट अबव द सुप्रास्टर्नल नोच। अब थायराइड कार्टिलेज कहाँ पे है, सुप्रास्टर्नल नोच कहाँ पे है, ये हमें पहले से पता है, इसलिए हम इन चीज़ों पे टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि इसकी दो लोब्स होती हैं, ठीक है, एक को राइट हम कहते हैं, एक को लेफ्ट कहते हैं, ठीक है, जो कि लोकेटेड होती हैं कहाँ पे, ऑन आइदर साइड्स ऑफ ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया का हमें पता है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, इसका क्या फंक्शन होता है। तो हम इन चीज़ों पे मैं आपको कह रही हूँ कि हम ज़्यादा जोर नहीं देंगे, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमने जो मेन जो टॉपिक है उसको कवर करना है, ठीक है। और ये क्या है कि ये जो लोब्स होती हैं ये जॉइंट होती हैं, ठीक है, इनके दरमियान में एक थिन बैंड होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इस्थमस कहते हैं, इसलिए इसकी एक बटरफ्लाई लाइक की शेप बनती है, ठीक है। ईच लोब जो होती है वो कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये लोब हैं जो कि राइट और लेफ्ट हैं, ठीक है, दरमियान में ये क्या है, एक बैंड के थ्रू जो ज्वाइन है, ठीक है। अब दरमियान में हमारे पास क्या होता है, ट्रैकिया होता है। ये जो बैंड आता है, ये जो इस्थमस आता है, ये ट्रैकिया के ऊपर, लेकिन जो लोब्स हैं ये साइड पे आती हैं, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि मेन फंक्शन जो होता है, प्राइमरी फंक्शन जो है वो थायराइड का क्या होता है, इसने सिंथेसाइज करना होता है, स्टोर करना होता है और सिक्रीट करना होता है किसको, थायराइड हार्मोन्स को, जो कि T3 T4 या फिर ये हार्मोन्स हैं, ये हम इनको थायराइड हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये सिक्रीट कहाँ से हो रहे हैं, थायराइड में फॉलिकुलर सेल्स होते हैं जहाँ से सिक्रेशन होती है, ठीक है। अब ये क्या है कि इन्होंने इसको सिंथेसाइज किए, स्टोर किए और सिक्रीट किए, ठीक है, मेन फंक्शन। उसके बाद हम कहते हैं ये जो सिंथेसाइज एंड सिक्रीट हो रही है कैल्सिटोनिन, ठीक है, वो क्या है, पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं, वहाँ से कैल्सिटोनिन सिक्रीट होती है और सिंथेसाइज होती है, ठीक है। ये मेन दो फंक्शन होते हैं थायराइड के, कि इन्होंने इन हार्मोन्स को सिक्रीट करना और सिंथेसाइज करना या फिर स्टोर करना है, जब ज़रूरत होगी तब सिक्रेशन होगी, ठीक है। अब हम कहते हैं कि ये जो सिंथेसिस हो रही है थायराइड हार्मोन की, इसमें अगर हम थोड़ा सा सिर्फ ओवरलुक करें तो इसका ये एक पाथवे बनता है, ठीक है। ट्रैपिंग होती है, ऑर्गेनिफिकेशन होती है, ठीक है, कपलिंग होती है। अब हम क्या है कि कौन से हार्मोन्स, ये जो T3 और T4 की बात कर रहे हैं, और उसके बाद दूसरा जो हमारे पास हार्मोन होता है वो कैल्सिटोनिन है। T3 T4 के लिए फॉलिकुलर सेल्स हैं, कैल्सिटोनिन के लिए पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं, ठीक है, जो कि थायराइड में प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास फिर क्या है, आयोडीन, उसके बाद क्या है, मोनो आयोडो बनेंगे, ठीक है, फिर डाई या फिर ट्राई बन सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, थायरोक्सिन। ये एक रोड मैप बनता है जो कि फिजियोलॉजी के लिहाज से इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हमने फिजियोलॉजी की बुक में, ठीक है, जब हमारा फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट था उसमें हमने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है।
उसके बाद हम हमारा जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। मेन के हमने जो थायराइड स्कैन है या थायराइड सिंटिग्राफी करनी है, इसकी क्या इंडिकेशंस होती हैं, किस वजह से हमने ये टेस्ट करना है। सबसे पहले हम कहते हैं कि हमने थायराइड नोड्यूल को अगर असेस करना है, या कोई लंप प्रेजेंट है नेक में, या फिर हम कहते हैं सिंगल या फिर मल्टीपल नोड्यूल्स या फिर लंप हो सकते हैं, कोई एक हो सकता है या मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। एक नोड्यूल हो सकता है या मल्टीपल नोड्यूल्स हो सकते हैं, लंप्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि अगर हमने ग्वाइटर को असेस करना है, ठीक है, जिसमें कोई नोड्यूल प्रेजेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। हमने ग्वाइटर को अगर असेस करना है तो हम थायराइड सिंटिग्राफी करेंगे। उसके बाद हम कहते हैं बिनाइन या मलिग्नेंट नोड्यूल्स हैं, उनको हमने डिफ्रेंशिएट करना है कि ये बिनाइन है या मलिग्नेंट है, किस टाइप का नोड्यूल है, तो उसके लिए हमने थायराइड सिंटिग्राफी कर सकते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि अगर हमने थायराइड ग्लैंड का एक्सटेंट देखना है, ठीक है, कि उसकी मेन जो लोकेशन थी वो कहाँ पे है। उसके बाद अगर इसमें कोई पैथोलॉजी है, कोई डिजीज़ है, कोई नोड्यूल है, कोई मैस पड़ा हुआ है, ठीक है, या कोई लंप है, तो फिर उसका किस तरह से एक्सटेंट है, ठीक है। सुपीरियर साइड पे वो कितना फैला हुआ है, इंफीरियर साइड पे कितना फैला हुआ है, अगर हम उसके बाद बैक साइड पे देखें, ठीक है, पोस्टीरियर साइड है या इंटीरियर साइड है या उसके लेटरल साइड्स हैं, तो हम फिर उसका ये क्या करते हैं, उसका इन्वायरमेंट देखते हैं, उसका एक्सटेंट देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं टू लोकेट थायराइड टिश्यू। क्यों? कभी कभी ये भी हो सकता है कि किसी एक्टॉपिकली किसी और जगह पे प्रेजेंट है, जो नॉर्मल थायराइड टिश्यू है वो यूजुअल लोकेशन पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो वो किसी और जगह पे प्रेजेंट है, और वो नियर जो जगह है वो कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, कहाँ पे, टू लोकेट थायराइड टिश्यू इन अनयूजुअल लोकेशंस नियर द माउथ, ठीक है, या फिर सबस्टर्नल साइट, और वो कहाँ पे, चेस्ट में। तो कभी ये हो सकता है कि नॉर्मली वो वहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसको लोकेट करने के लिए भी हम थायराइड, क्योंकि हमें वहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं चेस्ट में हमें कोई एक एक्स्ट्रा मैस पड़ा हुआ नजर आ रहा है, हमें तो ऐसे लग रहा है, लेकिन वो क्या हो सकता है कि नॉर्मल टिश्यू भी हो सकते हैं थायराइड की जो अनयूजुअल लोकेशन में प्रेजेंट है, तो उसको भी अगर हमने डिफ्रेंशिएट करना है तो हम वहाँ पे थायराइड सिंटिग्राफी करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि अगर हमने हाइपरथायराइडिज्म को देखना है, ठीक है, या उसकी कोई काज देखनी है कि ये किस वजह से है पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म, तो हम उसके लिए भी थायराइड सिंटिग्राफी कर सकते हैं। उसके बाद फैक्टर्स टू कंसीडर व्हेन इमेजिंग द थायराइड, क्या आप थायराइड की इमेजिंग अगर कर रहे हैं तो आपने किन किन बातों को, किन किन चीज़ों को जहन में रखना है। सबसे पहले हम कहते हैं कि हमने पेशेंट को क्या करना है, रेडियो फार्मास्यूटिकल जो है वो एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उसको इंजेक्ट कर रहे हैं, पेशेंट को अगर दे रहे हैं तो उससे पहले हमने पेशेंट को चेक करना है, उसकी हिस्ट्री चेक करनी है कि उससे पहले पेशेंट जो है वो कोई ऐसी मेडिकेशंस तो नहीं ले रहा है, कोई ड्रग्स तो नहीं यूज़ कर रहा है। जैसे हम कहते हैं कि आपने चेक करना है, चेक द पेशेंट इज़ नॉट ऑन एनी मेडिकेशन, जिसमें एंटी थायराइड ड्रग्स हो सकते हैं, थायरोक्सिन वगैरह हो सकती है, या फिर आयोडीन कंटेनिंग साल्ट हो सकते हैं, मेडिसिन हो सकती हैं, ठीक है। सच मेडिसिन शुड बी सीज्ड 3 to 4 days बिफोर द स्टडी, कि अगर आपने स्टडी करनी है तो आप पेशेंट से पहले पूछे। फॉर एग्जाम्पल सेम डे पे आपके पास पेशेंट आया है, ठीक है, तो आपने उसकी फाइल चेक करनी है, पेशेंट से हिस्ट्री लेनी है कि आप पहले कौन सी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। अगर वो कोई मेडिसिन यूज़ कर रहा है तो आप देखेंगे कौन सी मेडिसिन है, फिर आपने उनको स्टॉप करवाना है, अगर 3 दिन के लिए या 5 दिन के लिए, तो फिर आप पेशेंट को उसके लिहाज से नेक्स्ट बुलाएंगे, ये नहीं कि उसी दिन पे आप उसका स्कैन कर लेंगे, ठीक है। तो फिर हम उसको 3 से 5 दिन के लिए स्टॉप करेंगे और उसके बाद हम ये स्टडी जो है वो प्लान करेंगे, ठीक है। 99M TCO4, ये क्या है, टेक्नीशियम 99M, जो कि रेडियो फार्मास्यूटिका, रेडियो न्यूक्लियाइड, जो कि हम थायराइड सिंटिग्राफी के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ है, ये है टेक्नीशियम 99M। अपटेक विल बी कंप्लीटली सप्रेस्ड बाय एजेंट कंटेनिंग आयोडीन, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि हमने इनको क्यों स्टॉप किया है, क्योंकि अगर आयोडीन कंटेनिंग जो एजेंट्स हैं वो पेशेंट पहले से यूज़ कर रहा है, वो ड्रग्स यूज़ कर रहा है, तो फिर ये जो हम टेक्नीशियम पेशेंट को देंगे उसकी जो एक्टिविटी है वो सप्रेस हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो हमें एक नॉर्मल जो स्कैन है वो भी अब नॉर्मल लगेगा, इस वजह से हमने उनको पहले से स्टॉप करवाना है। उसके बाद हम कहते हैं एनी स्पेशल डाइट सच एज आयोडीन रिच फूड, जिसमें आयोडीन सॉल्ट वगैरह हो सकते हैं, चीज़ हो सकता है, बटर हो सकता है, फिश, मिल्क, योगर्ट वगैरह, जिसमें आयोडीन की कंसिस्टेंसी जो है वो ज़्यादा होती है, अगर उस तरह की कोई डाइट है तो वो भी हमने स्टॉप करवानी है। उसके बाद हम रेडियो फार्मास्यूटिकल थायराइड स्कैन के लिए कौन से यूज़ कर सकते हैं, टेक्नीशियम 99M पर टेक्नीटेट हम यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो 185 मेगाबैक्यूरेल जो है वो इसकी डोज लिखी हुई है, या फिर 5 MCI, ये दोनों यूनिट है, या तो हम मेगाबैक्यूरेल में उसको कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर हम MCI में यूज कर सकते हैं। ठीक है, 185 मेगाबैक्यूरेल हम पेशेंट को दे सकते हैं या फिर 5 MCI हम दे सकते हैं, और ये क्या होगा, IV इंजेक्शन होगा, पेशेंट को हमने इंजेक्ट करनी है। उसके बाद हम आयोडीन 131 सोडियम आयोडाइड यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी एक स्पेसिफाइड डोज है 1.85 टू 3.7 मेगाबैक्यूरेल या फिर 50 to 100। अब यहाँ पे हमारे पास माइक्रो मिली नहीं है, मिली क्यूरी नहीं है, माइक्रो क्यूरी है। ठीक है, इंजेक्टेड बाय IV इंजेक्शन, या फिर हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को सॉलो करवा सकते हैं लिक्विड की फॉर्म में या फिर कैप्सूल की फॉर्म में भी पेशेंट को हम दे सकते हैं आयोडीन 131। उसके बाद हमारे पास आयोडीन 123 आ जाता है। ठीक है, उसकी डोज है 7.5 to 15 मेगाबैक्यूरेल है, उसको हम IV इंजेक्शन के थ्रू दे सकते हैं या फिर ऑरल दे सकते हैं। ठीक है, पेशेंट स्वॉलो भी कर सकता है। तो जो टेक्नीशियम है वो सिर्फ IV इंजेक्शन है, लेकिन आयोडीन जो है वो हम दोनों रूट से पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, ये तो है हमारे पास रेडियो फार्मास्यूटिकल। अब उसके बाद हम कहते हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है रेडियो फार्मास्यूटिकल के, कि हमने पेशेंट को कौन सा रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज करवाना है, तो वो डिपेंड करेगा कि इसके एडवांटेज ज़्यादा है या इसके डिसएडवांटेज ज़्यादा। सबसे पहले अगर हम आयोडीन 123 की बात करें, इज द आइसोटोप ऑफ चॉइस फॉर परफॉर्मिंग बोथ थायराइड अपटेक स्कैन। ठीक है, क्यों? इससे हमें क्या एक्सेलेंट इमेजेस मिल रहे हैं, लो रेडिएशन अब्जॉर्ब डोज होती है। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं लोकलाइजेशन इज मोर स्पेसिफिक टू थायराइड टिश्यू देन पर टेक्निटेट, टेक्नीशियम पर टेक्निटेट की निस्बत इसकी लोकलाइजेशन जो है वो थायराइड टिश्यूज में ज़्यादा होती है। लोकलाइजेशन मीन्स कि जो एरिया है, जो ऑर्गन है जिसके लिए हमने थायराइड रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज़ किए, उसमें उस रेडियो फार्मास्यूटिकल की एक्यूमुलेशन कितनी क्वांटिटी में हो रही है, कितनी परसेंटेज है वहाँ जाके एक्यूमुलेट होगी। अगर वहाँ पे वो जाके एक्यूमुलेट होगा तो डेफिनेटली उस ऑर्गन को वो क्या करेगा, बेटर हमें नजर आएगा। ठीक है, उसकी रेजोल्यूशन में बेटर नजर आएगी, उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसकी जो लोकलाइजेशन है वो थायराइड टिश्यूज के लिए ज़्यादा स्पेसिफिक होती है एज कम्पेयर टू पर टेक्निकेट। अब इसकी लिमिटेशंस अगर हम देखें तो अवेलेबिलिटी लिमिटेशन है। अगर अवेलेबिलिटी इतनी ईजीली नहीं है तो डेफिनेटली ये एक्सपेंसिव भी होगा, तो इसलिए ये एक लिमिटेशन भी है, ये ड्रॉबैक भी है, डिसएडवांटेज भी आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम टेक्नीशियम 99M पर टेक्निटेट की बात करें तो ये इजीली अवेलेबल होता है, इनएक्सपेंसिव होता है। ठीक है, और इसमें अप्रोप्रिएट इमेज करेक्टरिस्टिक्स, कि अगर हम इसको भी यूज़ करें तो हमें इमेज के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो अच्छे मिल जाते हैं, ये नहीं है कि हमें इससे अच्छा स्कैन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हाई क्वालिटी इमेजेस हमें मिलते हैं। Organification is not occurring. It is not possible to classify an apparently hot lesion as being benign or otherwise। ठीक है, अब इस चीज को अगर आपने जहन में रखें कि हमारे पास इसमें हम अगर जैसे हमने कहा था पीछे इंडिकेशन में हमने कहा था कि हमने बिनाइन और मेलिग्नेंट को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो अब इसमें ऑर्गेनिफिकेशन नहीं होती, अगर नहीं होगी तो उसकी वजह से हम जो एक लेगियन जो है वो हॉट लेगियन है, ठीक है, जो अपेरेंटली हमें हॉट लेगियन लग रहा है जो कि बिनाइन है, ठीक है, और वो या ये हम कह सकते हैं कि वो बिनाइन ही मेलिग्नेंट था, लेकिन उसमें क्या है, हम डिफ्रेंशिएट इतना इजीली नहीं कर सकते अगर हम टेक्नीशियम 99M पर टेक्निटेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका ड्रॉबैक होता है कि इसमें ऑर्गेनिफिकेशन नहीं होती। उसके बाद हम आयोडीन 131 की आवाज अगर हम इसको देखें तो स्टिल यूज्ड इन द असेसमेंट ऑफ पेशेंट फॉर द ट्रीटमेंट विद रेडियो आयोडीन थेरेपी में। ठीक है, अब आपको ये पता है कि थेरेपी की अगर हम बात करें या हम रेडियो आयोडीन डायग्नोसिस की बात करें तो दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो हम ये थेरेपी के लिए, रेडियो आयोडीन थेरेपी के लिए ज़्यादा इसको आप ये कह लें कि प्रेफर करते हैं। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ अपटेक ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल, मैकेनिज्म ऑफ अपटेक के रेडियो फार्मास्यूटिकल को इस ऑर्गन ने किस तरह से अपटेक किया है, ठीक है, किस तरह से उसमें जाके एक्यूमुलेट हुआ है, ये मैकेनिज्म क्या है, प्रोसेस क्या है। अगर हम सबसे पहले देखें आयोडीन की बात करें तो आयोडीन 131 और आयोडीन 123 आर नेचुरली मेटाबोलाइज्ड बाय द थायराइड। ठीक है, आयोडीन इज यूटिलाइज्ड बाय द थायराइड फॉर थायराइड हार्मोन्स प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये नेचुरली एक फिनोमिना है जो थायराइड के अपने सेल्स में होता है।
ठीक है। आयोडीन इज ट्रैप्ड बाय द थायराइड फॉलिकल्स, ठीक है। तो हम वो बाहर से आयोडीन दे रहे हैं या बॉडी के अंदर है, तो वो उसके अपने जो टिश्यूज है उनके अंदर ये फिनोमिना होता है कि आयोडीन को वो ट्रैप कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिफाइड आयोडीन अंडरगोज रैपिड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ MTI मोनो आइडोथायरोक्सिन, ठीक है, या फिर डाईआइडो DIT डाई आइडोथायरोक्सिन, ठीक है। तो ये उसके अंदर ये प्रोसेस हो रहा है जो कि थायराइड फॉलिकल्स है, थायराइड सेल्स हैं, ठीक है। कपलिंग ऑफ MTI MIT और DIT टू प्रोड्यूस T3 एंड T4 कि जो नेचुरल मेटाबॉलिज्म है थायराइड का वो प्रोसेस होता है अगर हम आयोडीन 131 और आयोडीन 123 रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये नेचुरली आयोडीन आप ये कह रहे हैं थायराइड जो सेल्स हैं फॉलिकल्स हैं उनके अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम टेक्नीशियम रेडियो फार्मास्यूटिकल की बात करें, ठीक है, टेक्नीशियम 99M पर टेक्निटेट आयन इज पर टेक्निटेट आयन इज सिमिलर इन साइज टू द आयोडीन आयोडाइड आयन, ठीक है, कि जो आयोडीन में आयन यूज हुआ है उसका और पर टेक्निटेट जो आयन है इनका साइज जो है वो सिमिलर है। ट्रैप्ड बाय फंक्शनिंग थायराइड टिश्यू, जो थायराइड टिश्यू जो है वो फंक्शनिंग में होगा, जो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है उसने इसको ट्रैप करना है। लेकिन जिसका फंक्शन जो है वो नहीं है, ठीक है, जो फंक्शनिंग नहीं है, नॉन फंक्शनिंग है, ठीक है, या वहाँ पे कोई ऐसा ट्यूमर है, ठीक है, जिसके जो सेल्स है वो फंक्शन जो है वो डिफरेंट है, तो वो इसको ट्रैप नहीं करेंगे। इट इज़ नॉट ऑर्गेनिफाइड बाय द थायराइड, ठीक है। तो इसमें ये जो ऊपर प्रोसेस हो रहा था मोनो आइडोथायरोक्सिन का डाई आइडोथायरोक्सिन का, वो सारा प्रोसेस जो है वो इसमें नहीं होता, ठीक है। इट इज नॉट ऑर्गेनिफाइड बाय द थायराइड, ठीक है, जो थायराइड सेल्स हैं फॉलिकल्स हैं, ठीक है, फॉर हार्मोन प्रोडक्शन। तो इस वजह से इसमें T3 और T4 की प्रोडक्शन नहीं होती, ठीक है। फॉर हार्मोन प्रोडक्शन ऑप्टिमल अपटेक अकर्स 20 to 30 मिनट्स फॉलोइंग इंजेक्शन, कि अगर हमने पेशेंट को इंजेक्शन दिया है उसके बाद तकरीबन 20 से 30 मिनट में ऑलमोस्ट अच्छा एक ऑप्टिमल अपटेक होगा, वो हो जाता है। उस टाइम पे हम इमेजेस पेशेंट के ले सकते हैं, पेशेंट का हम स्कैन जो है वो कर सकते हैं। उस टाइम पे एक मैक्सिमम अमाउंट जो होगी पर टेक्निटेट की वो थायराइड सेल्स में एक्यूमुलेट हो चुकी होगी, अपटेक हो चुकी होगी, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं 20 to 30 मिनट्स आफ्टर इंजेक्शन टू अलाउ फॉर यूनिफॉर्म अपटेक ऑफ टेक्नीशियम 99M, ठीक है। फिर हम कहते हैं 24 आवर्स आफ्टर आयोडीन 131, ठीक है। तो 24 आवर्स के बाद अगर हम आयोडीन 131 यूज करते हैं तो 24 आवर्स के बाद वहाँ पे ऑप्टिमल अपटेक होती है, ठीक है। अगर हम आयोडीन 123 की बात करें तो फिर हमारे पास क्या 1 और 2 4 आवर्स एक रेंज है, उसके दरमियान में हमारे पास क्या आती है, एक ऑप्टिमल जो है वो अपटेक आती है, एक अच्छी अपटेक आती है। तो ये जो टाइम है ये हमें बताते हैं कि हमने किस टाइम पे इमेजेस लेने हैं, किस टाइम पे हम स्कैन कर सकते हैं। पेशेंट पोजिशनिंग की अगर हम बात करें, पेशेंट इज आस्क्ड टू लाई डाउन इन द स्पाइन पोजिशन, ठीक है। पिल्लो जो है वो पोजिशन अंडर द शोल्डर, क्यों, क्योंकि हमने नेक को क्या करना है, एक्सटेंड करना है। अब नेक को हमने एक्सटेंड करने के लिए हेड को हम पीछे की तरफ ड्रॉप करेंगे और शोल्डर्स को हम थोड़ा सा हाइट पे रखेंगे, तो इसलिए हम जो पिल्लो है वो उसको शोल्डर्स के नीचे रखते हैं, ठीक है। जैसे अब अगर हम अल्ट्रासाउंड का स्कैन करते हैं, अल्ट्रासाउंड में थायराइड का स्कैन करते हैं तो उसमें भी हम इसी तरह की पोजिशन बनाते हैं, ठीक है। द नेक एक्सटेंडेड पोजिशन जो होगी अलाउ करेगी, ठीक है, कि हम जो चिन है उसको डेविएट कर सकते हैं, ठीक है, डेविएट करके हम उसको किसी एक साइड पर बेंड करवा देंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे पास जो अपर चेस्ट का एरिया है वो क्लियर हो जाएगा और हमारे पास फिर जब चिन जो है वो साइड पे चली जाएगी तो जो डिटेक्टर है और थायराइड है उसके दरमियान में एक क्लियर पैसेज बन जाएगा, क्लियर वे हो जाएगा, दरमियान में कोई हर्डल नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने पेशेंट की पोजिशन करनी है। पेशेंट को लाए सुपाइन, ठीक है, उसके बाद हमने शोल्डर्स के नीचे जो है वो पिलो रख देना है, नेक को एक्सटेंड करवा देना, हेड को पीछे की तरफ थोड़ा सा ड्रॉप बैक करना है, ठीक है। उसके बाद चिन को आपने किसी एक साइड पे डेविएट कर देना है और इस एरिया को जो है वो ओपन कर देना है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास इमेजिंग प्रोटोकॉल जिसमें हमने कैमरा सेटअप प्रोसीजर यूज़ करना है। सबसे पहले हम कहते हैं कि हमने कॉलीमेटर कौन सा यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे कॉलीमेटर जो पिन होल कॉलीमेटर यूज़ करेंगे, ठीक है, या फिर हम लो एनर्जी कॉलीमेटर यूज़ कर सकते हैं या हाई एनर्जी। अब लो एनर्जी और हाई एनर्जी डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा
रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि अगर हमने टेक्नीशियम यूज कर रहे हैं तो हम वहाँ पे लो एनर्जी कॉलीमीटर यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी जो होती है 140 केवी होती है। अगर हम आयोडीन 1 2 3 यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम लो एनर्जी कॉलीमीटर यूज कर सकते हैं, उसकी एनर्जी जो होती है 159 होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम आयोडीन 131 यूज कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी हाई होती है, 364 केवी होती है, तो वहाँ पे हम हाई एनर्जी कॉलीमीटर यूज करेंगे। या फिर हम क्या करते हैं, इसके ऑपोजिट में हम करते हैं कि हाई रेजोल्यूशन यूज कर लें, या ऑल पर्पस हम सारे जो हैं वो जो एनर्जी विंडोज है, एनर्जी रेंज है या रेडियो फार्मास्यूटिकल है, उनके लिए हम यूज कर सकते हैं और हमारे पास एक ऑप्टिमल रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास होता है कॉलीमीटर। उसके बाद हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक जूम फॉर मैग्निफिकेशन, ठीक है, कि हमने मैग्निफिकेशन, क्योंकि एक छोटा अगर आपके पास ऑर्गन है तो उसको मैग्नीफाई करके जूम करके आप देखेंगे, तो फिर हम उसके लिए जूम, जो इलेक्ट्रॉनिक जूम है, ठीक है, वो यूज करेंगे, जिसमें हमारे पास लीप और लहर आ जाता है, ठीक है। लो एनर्जी और हाई रेजोल्यूशन कॉलीमीटर्स जो हैं, ठीक है। अदरवाइज द इमेज विल बी टू स्मॉल, कि अगर हम ये जूम जो है वो ऑप्शन यूज नहीं करेंगे तो इमेज जो है वो बहुत छोटा होगा, जिसको हमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। एनर्जी रेंज अगर हम देखें तो मैंने अभी आपको ये बता दिया कि टेक्नीशियम के लिए 140 होती है, आयोडीन की डिफरेंट होती है, आयोडीन 131 की डिफरेंट होती है। उसके बाद हम कहते हैं विंडो हम जो सेट करते हैं 15 to 20% विंडो सेंटर्ड होगी, कहाँ पे, जो एनर्जी की रेंज होगी। जैसे हम कहते हैं कि टेक्नीशियम है तो उसके लिए 140, ठीक है, 15 to 20% विंडो मीन्स के 140 के लिहाज से हमने उसको प्लस माइनस में देखना है, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि अगर हम आयोडीन के लिए यूज कर रहे हैं तो फिर हम 159 के लिहाज से देखेंगे, ठीक है। इमेजेस मस्ट बी परफॉर्म टू प्री सेट काउंट, कैसे, कि हमने दो, मैंने आपको बताया था कि इमेजेस लेने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम काउंट्स के लिहाज से ले लेते हैं या फिर हम टाइम के लिहाज से ले लेते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर लिखा हुआ है कि प्री सेट काउंट के हमारे पास एक स्पेसिफाइड काउंट की वैल्यू अगर पूरी हो जाती है तो हम एक इमेज ले लेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेंगे। तो यहाँ पे हम कहते हैं 100 से 500 काउंट्स, ठीक है। तो इट्स मीन कि हमने फॉर एग्जांपल इंटीरियर इमेज लिया तो वहाँ पे 100 या 200 हमने काउंट्स पूरे करने थे, वो जब पूरे होंगे तो फिर हमारे पास एक इमेज आएगा। फिर हमने पोस्टीरियर अगर लेना है तो वहाँ पे भी अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 300 काउंट्स लेने हैं हमने, तो जब 300 काउंट्स पूरे हो जाएंगे तो वो हमारे पास एक पोस्टीरियर इमेज आएगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट अगला इमेज लेंगे। उसके बाद हम कहते हैं कि रूटीन व्यूज जो हमने लेने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कहते हैं कि हमने अपना एक एफओवी जो है वो सेट करना है, जो कि कहाँ पे होगा, फ्रॉम द माउथ टू द सुप्रास्टर्नल नोज तक, ये हमारा है फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, यूज एनाटॉमिकल लैंडमार्क टू लोकेट एरियाज, कैसे, कि हमने सुप्रास्टर्नल नोच को पहले एनाटॉमिकली लोकेट करना है कि कौन सा एरिया बनता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो 4 व्यूज सजेस्टेड होते हैं वो आते हैं टेक्निक, इसमें हमारे पास इंटीरियर, ठीक है। अब इंटीरियर जब हम ले रहे हैं तो हमने क्या किया, मार्कर लगाया, ठीक है। कहाँ पे लगाया, थायराइड कार्टिलेज पे लगाया और उसके बाद सुप्रास्टेनल नोच पे लगाया, ठीक है। इंटीरियर व्यू लिया विद मार्कर और इंटीरियर व्यू लिया विदाउट मार्कर, ठीक है। ये दो व्यूज हो गए। उसके बाद हम कहते हैं राइट इंटीरियर ओब्लिक, ठीक है। और इसको हमने कैसे लेना है, बाय रोटेटिंग द कैमरा 45 डिग्री, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि अगर ये पॉसिबल नहीं है और इफ नॉट पॉसिबल रोटेट द पेशेंट हेड, तो फिर हम पेशेंट के हेड को रोटेट कर लेंगे और हम राइट इंटीरियर ओब्लिक व्यू लेंगे। उसके बाद हमने इसी तरह से इसके ऑपोजिट साइड पे लेफ्ट इंटीरियर ओब्लिक व्यू लेना है, ठीक है। ये हमारे पास है मेन व्यूज। ऑप्शनल व्यूज में हमारे पास लेटरल व्यूज आ जाते हैं। अब उसमें डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का लेटरल व्यू कौन सा चाहिए, तो आप उसको ले सकते हैं अगर आपको जरूरत है, अदरवाइज हमने मेन जो है वो ये वाले व्यूज लेने हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास है थायराइड की पोजिशनिंग, पिलो, नेक एक्सटेंड है, बैक हेड जो है वो पीछे ड्रॉप डाउन हुआ है, ठीक है। और हमने इस एरिया को क्या करना है, ओपन करना है। और पिन होल जो है वो कॉलीमीटर यूज करेंगे, क्योंकि ये स्मॉल ऑर्गन्स को जूम करके हमें दिखाएगा, वरना इमेज जो है वो बहुत छोटा नजर आता है, ठीक है। अब जो अगर हम डिस्टेंस देखें तो ये जो एच था, जो सोर्स से कॉलीमीटर तक का डिस्टेंस है, ये कितना है, 7 सेंटीमीटर स्पेस बिटवीन पिन होल और नेक, ठीक है। उसके बाद पोजिशन फॉर थायराइड, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पोजिशन फॉर थायराइड इमेजिंग एंड अपटेक, ठीक है।
उसके बाद हम कहते हैं पोजीशन फॉर थायराइड टेक्नीशियम 99 इमेजिंग, कि अगर हम टेक्नीशियम 99 के साथ यूज़ कर रहे हैं तो हम लो एनर्जी हाई रेजोल्यूशन कॉलीमीटर यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी पोजीशन जो है वो सेम होगी, और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस था इसको हम डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे लो एनर्जी हाई रेजोल्यूशन कॉलीमीटर यूज़ करें, यहाँ पे हम पिन होल कॉलीमीटर यूज़ कर रहे थे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें तो हमें इस तरह के व्यूज आते हैं, इंटीरियर व्यू है, ठीक है, फिर हमारे पास ऑब्लिक व्यूज हैं, राइट ऑब्लिक और लेफ्ट ऑब्लिक, ठीक है। तो उसके बाद हम कहते हैं कि हमने अगर मार्कर के साथ व्यू लिया है तो फिर वो हमारे पास क्या होगा, हॉट मार्कर्स होते हैं, हम क्या करते हैं एक चिन पे लगा लेते हैं, एक सुप्रास्टर्नल नॉच पे लगाते हैं, उससे फिर क्या होता है कि हमारे पास एरिया डिफाइन हो जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मार्कर लगा हुआ है, ये डॉट लगा हुआ है, अब हमें पता चल रहा है, अब यहाँ पे अगर हम देखें हमें पता नहीं चल रहा है कि सुप्रास्टर्नल नॉच किस जगह पे थी, यहाँ हमें पता चल रहा है ये सुप्रास्टर्नल नॉच है तो ये मार्कर है, तो उसके दरमियान में, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि ये अगर हम इसको मेजर करें, इसकी लेंथ मेजर करके देखेंगे, इसका साइज अगर हमने मेजर करना हो तो फिर हम इजीली इस बॉर्डर से देख सकते हैं, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि इसका साइज जो इतना इनलार्ज हुआ था यहाँ पे कि वो सुप्रास्टर्नल नॉच तक पहुंचा हुआ है या उससे आगे गया हुआ है, लेकिन हमें यही नहीं पता कि सुप्रास्टर्नल नॉच कहाँ पे है, तो इस वजह से हम ये मार्कर्स लगा के व्यूज लेते हैं। अब ये जो पॉइंट है ये हमारे पास सुप्रास्टर्नल नॉच है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें डिफ्यूज गॉइटर कैसे, कि अगर आप यहाँ पे देखें इस एक साइड पे और दूसरी साइड पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपटेक जो है वो ज्यादा नजर आ रही है एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो इन दोनों के आप उसमें डिफरेंस देखिए, अपटेक में आपको एक ज़्यादा ग्रेइश नज़र आ रही है, एक ज़्यादा ब्लैकिश नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आपके पास क्या आता है, डिफ्यूज गॉइटर। अब डिफ्यूज गॉइटर मीन्स कि इसकी कोई क्लियर कट बाउंड्रीज हमें नज़र नहीं आ रही हैं, सिर्फ हमें ये लग रहा है कि यहाँ पे जो है वो अपटेक ज़्यादा है, यहाँ पे इस क्या है गॉइटर की कोई वो आप ये कह लें फाइंडिंग्स मिल रही हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी आपके पास क्या है, थायराइड है, ठीक है। उसके दोनों लोब्स हैं, दरमियान में इस्थमस होगा जो कि इन दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमें अपटेक जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है, ब्लैक नज़र आ रहा है, लेकिन ये एक नॉर्मल अपटेक है, तो ये जो है वो नोड्यूल हो सकता है, ये नोड्यूल है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमने क्या किया है, इमेजेस लिए, एंटीरियर इमेज लिया, उसके बाद हमारे पास राइट ऑब्लिक है, फिर लेफ्ट ऑब्लिक है, ठीक है। तो ये डिफरेंट हमने इमेजेस लिए अगर हमारे पास पेशेंट जो है वो कोल्ड नोड्यूल का है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमें एक अबनॉर्मेलिटी नज़र आ रही है डेफिनेटली, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमें नज़र आ रही है, ये जो है ये मार्कर के साथ पोजिशन है, ठीक है। अब अगर आप ए है और बी इमेज दोनों को देखें, हॉट नोड्यूल लोअर पोल ऑफ राइट लोब, अब ये राइट लोब है, इसके लोअर पोल में अगर आप देखें तो आपको एक नोड्यूल टाइप का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जो कि ज्यादा ब्लैक है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे अपटेक ज्यादा है, ये एब्नॉर्मेलिटी है, ठीक है। अब अगर बी वाली डायग्राम में आप देखें तो हमें हॉट नोड्यूल नजर आ रहा है, ठीक है, जो कि लेफ्ट लैब में है, सॉरी लोब में है, ठीक है। अब ये वाला जो है ये मार्कर है जो कि हमने सुप्रास्टर्नल नॉच पे लगाया था, हमने बाउंड्री बनाने के लिए, क्योंकि हमें इसमें बाकी जो इन्वायरमेंट के एरियाज हैं वो हमें नजर नहीं आते, तो इस वजह से हम मार्कर्स यूज करके अपनी बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास नोड्यूल है, ठीक है, ये नोड्यूल पड़ा हुआ है, ये नोड्यूल पड़ा हुआ है, और ये अगर आप देखें ये सुप्रास्टर्नल नॉच मार्कर यहाँ पे है, लेकिन अगर थायराइड को देखें तो वो कहाँ चेस्ट तक एक्सटेंड हुआ हुआ है, ये इस वजह से हमें पता चला है कि ये सुप्रास्टर्नल नॉच है, तो ये तो यहाँ तक जा रहा है। अगर हम ये बॉर्डर ना लगाएं, ये मार्कर ना लगाएं, तो हम इस चीज़ को नहीं देख सकते कि ये कहाँ तक एक्सटेंड हुआ हुआ है, इसका ये फायदा होता है। अब यहाँ पे हम देखें तो ये पेशेंट की नोज पे हमने मार्कर लगाया था और ये हमने सुप्रास्टर्नल नॉच पे लगाया था, ये हमारे पास क्या है, ये मार्कर्स है, ठीक है। तो हम इस तरह से सिंपल मार्कर्स जो है वो लगा लेते हैं। हॉट मार्कर्स में अगर हम देखें तो हम कौन सा मार्कर यूज कर सकते हैं, कोबाल्ट 57 या फिर हम टेक्नीशियम 99M मार्कर यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोबाल्ट 57 इज अ सॉलिड मार्कर, ठीक है, एंड कमर्शियली अवेलेबल होता है एज अ पेन मार्कर की तरह की, ठीक है। उसकी टिप होती है और टिप से
हम क्या करते हैं कि उसमें कोबाल्ट 57 होता है और उसका एक ड्रॉप जो है वो आपने जिस एरिया पे मार्कर लगाना हो वहाँ पे हम फिजिकली बाहर से पेशेंट की जो स्किन होती है, बॉडी होती है, उसके ऊपर हम वो मार्कर या वो रेडियो फार्मास्यूटिकल का ड्रॉप जो है वो लगा देते हैं। ठीक है, अगर पेन टाइप अवेलेबल है तो हम उसकी टिप से लगा देते हैं। ठीक है, अब या तो हम दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम टेक्नीशियम यूज कर लेते हैं, उसमें हम क्या कहते हैं 1 to 2 मेगाबैक्रेल उसकी रेडियो एक्टिविटी लेते हैं टेक्नीशियम की। ठीक है, किसमें, सिरिंज की कैप में। ठीक है, और कैन बी यूज्ड एज अ मार्कर। तो उस कैप को हमने उसमें रेडियो एक्टिविटी में डिप किया। ठीक है, उसका जो आप ये कह लें कि जो किनारे थे उसमें डिप किया और उसको हमने उस जगह पे लगा दिया, तो वो मार्कर के तौर पे काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है हॉट मार्कर्स। ये भी इसी तरह की डायग्राम है थायराइड की। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नीचे मार्कर है, ये इंटीरियर इमेज है। ठीक है, और ये हमारे पास डिफरेंट व्यूज हैं जिसमें हमारे पास थायराइड नज़र आ रहा है और उसमें एक स्पेसिफाइड जो आपको नोड्यूल नज़र आ रहा है। तो ये वाला हमारा लेक्चर जो